हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडी का चैप्टर पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज और ट्रिपल बी मॉडल के बारे में समझेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कंपनीज ऐसी कंपनीज जिसमें सरकार का कम से कम दैट मींस एटलीस्ट 51% पेड अप कैपिटल होना चाहिए, ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। और इन कंपनीज पे कंपनीज एक्ट 2013 के सारे प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल होंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो कंपनीज होती है जिसमें एटलीस्ट 51% पेड अप कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट द्वारा हेल्ड किया जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो कंप्लीटली, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो कंप्लीटली, या फिर दोनों द्वारा मिलके। और सारे के सारे प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के इसमें एप्लीकेबल होंगे। कौन कौन सी कंपनीज होगी? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और भी ढेर सारी गवर्नमेंट कंपनीज जो है हमारे इंडिया में अवेलेबल है। कमेंट बॉक्स में 2 और गवर्नमेंट कंपनीज के नाम जरूर बताना। अब अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर जो आता है हमारे पास रजिस्ट्रेशन, क्योंकि फीचर से ना हमें गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में और बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन, जिस तरह से प्राइवेट कंपनीज का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर होता है, उसी तरह गवर्नमेंट कंपनीज का भी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर होता ही होता है। सारे प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के जो 2013 वाला एक्ट है इन कंपनीज पे एप्लीकेबल होते हैं। बट हाँ, सम टाइम गवर्नमेंट कुछ प्रोविजंस को एग्जम्प्ट कर देती है। वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है उनको कौन से प्रोविजंस को अपने हिसाब से एग्जम्प्ट करता है। वो टाइम टू टाइम क्या होते हैं, चेंज होते हैं, और उसके लिए उनको एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि हाँ 1 मिनट में कह दिया कि ये प्रोविजन जो है हमने चेंज करना है, हमने नहीं एप्लीकेबल होने देना तो कहानी खत्म। नहीं जी, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास करना पड़ेगा। ओनरशिप, जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो ऐसी कंपनीज है जो कि होली और पार्टली ओन की जाती है बाय द गवर्नमेंट, और इसका जो शेयर कैपिटल है ये ओन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो सही मायने में देखा जाए जो हमारे देश के प्रेसिडेंट होंगे वो इन गवर्नमेंट कंपनीज के ओनर होंगे। तो अभी के टाइम पे द्रौपदी मुर्मू जी हमारे जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नमेंट कंपनीज के ओनर जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो ये जो कंपनीज होती है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू मैनेज की जाती है, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और जो अलग शेयर होल्डर्स हैं साथ में उनके द्वारा ये जो है बंदे अपॉइंट किए जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाए ना, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर लोग होते हैं ये गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है इनको अपॉइंट करने की। मतलब मेजोरिटी जो डायरेक्टर्स है वो कौन अपॉइंट करेगा? वो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। सेपरेट लीगल एंटिटी, जिस तरह से हमने कंपनीज में पढ़ा था, प्राइवेट कंपनीज में, कि कंपनी अपने नाम के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी बेच सकती है, या अपने नाम पे ही किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर हो सकती है। इसका मतलब है जी ये सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई। मतलब मेंबर्स अलग है और कंपनी अलग है। कंपनी अपने नाम पे जो भी वर्क है वो कर सकती है, दैट मींस इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी, और इट कैन एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स ओन नेम, अपने नाम पे। नेक्स्ट वन देखते हैं तो मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। देखो इस टाइम हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है मिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी हैं, तो ये हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ दिस पर्सन राइट नाउ बिकॉज ही इज द पेट्रोलियम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो ये कंपनीज होती है गवर्नमेंट कंपनीज, ये मिनिस्ट्रियल कंट्रोल के अंडर होती है, और कंसर्न्ड मिनिस्ट्री जो है, कंसर्न मिनिस्ट्री मतलब जिस तरह की कंपनी उसके अगेंस्ट जो मिनिस्ट्री होगी, मतलब उसकी जो मिनिस्ट्री होगी, वो मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री है जैसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है वो अलग अलग तरह की गाइडलाइंस, अलग अलग तरह की डायरेक्शंस इशू कर सकती है, और मोर ओवर देखा जाए तो वो इन कंपनी के ऊपर सुपरविजन भी रख सकती है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी,
इन कंपनीज के पास अपना पैसा खर्च करने की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है, इन कंपनीज के पास पैसा बोरो करने की भी ऑटोनॉमी होती है, इन कंपनीज के पास पैसा शेयर कैपिटल के थ्रू रेज करने की भी ऑटोनॉमी होती है। अब बेसिकली क्या है, अगर आप देखो तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी लिस्टेड होती है। मैं आपको 4 कंपनीज के नाम बताता हूँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर आप चेक करो तो ये सारी की सारी कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड है और ये अपनी जो शेयर कैपिटल है उसको इशू करके पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हैं। मोर ओवर ये अपने रेवेन्यू को फ्रीली यूज कर सकते हैं फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन पर्पस, मतलब अपनी कंपनी के डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा वर्क कर सकते हैं। और इसी वजह से ये जो काफी कंपनीज है, मतलब काफी जो गवर्नमेंट कंपनीज है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बन चुकी है और सरकार की तरफ से इनको महारत्ना का स्टेटस भी जो है वो मिला हुआ है। काफी बड़ी कंपनीज है, एफिशिएंट स्टाफ। अब ये जो गवर्नमेंट कंपनीज है ना, ये अपने स्टाफ को खुद ही रिक्रूट करती है और इनका रेम्यूनरेशन का सिस्टम भी खुद ही चलता है। तो दे आर इंडिपेंडेंट टू रिक्रूट हूसोएवर दे वांट टू रिक्रूट, मतलब अपनी मर्जी से रिक्रूटमेंट कर देगी और सिविल सर्विसेज का इसमें कोई भी रूल जो होगा वो नहीं होगा। मतलब कोई भी सिविल सर्विसेज का, जैसे सिविल सर्विसेज के केस में अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो उस तरह के कोई भी रूल्स इसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे। अकाउंटेबल, फर्स्टली दे विल बी अकाउंटेबल टू द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। जैसे कि मैंने बताया कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड राइट नाउ मिस्टर हरदीप सिंह पुरी जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है उनको अकाउंटेबल है। साथ ही साथ इनकी जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो डिस्कस की जाती है पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में। सिंपल है ना, अगर मान लो गवर्नमेंट की ओनरशिप है, गवर्नमेंट का मेजोरिटी स्टेक है, तो गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट में जवाबदेही जरूर देगी कि ये कंपनी किस तरह से काम कर रही है। सो ये अकाउंटेबिलिटी वाला पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद कुछ मेरिट्स देखते हैं हमारे। सबसे पहला मेरिट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। इनको ना सरकार जो है वो ज्यादा कंट्रोल नहीं करती, मतलब फ्री इनको किया हुआ है दैट दे कैन वर्क अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंगली पैसा रेज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली अपने फंड्स का यूज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली रिक्रूटमेंट्स कर सकते हैं। तो ग्रेटर ऑटोनॉमी इज गिवन टू देम। काफी सारे काम ये खुद ब खुद अपने करेंगे, सरकार सिर्फ क्या करेगी, एक चेकिंग करेगी थोड़ा बहुत, और वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इन पे लगाए जाएंगे। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी किसी भी प्राइवेट कंपनी की तरह, जैसे प्राइवेट कंपनी में ऑडिटिंग होती है, अकाउंटिंग होती है, ओके, और उसमें कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस लगते हैं, तो इसमें भी ऐसे ही सारी चीजें चलती है। इस वजह से इनको भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने काम को करने में। देखो अगर फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है तभी जो ये कंपनीज थी, मिनी रत्ना से नवरत्ना बनती है, नवरत्ना से महारत्ना बनती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से पॉसिबल होता है कि इनको इनका काम जो है वो ढंग से करने दिया जा रहा है। कोलैबोरेशन, यस, प्लस अगर मान लो सपोज इनको लगता है कि इनको किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, किसी ना किसी तरह की टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, किसी तरह की एफिशिएंट स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, तो ये प्राइवेट कंपनीज के साथ, इवन फॉरेन कंपनीज के साथ भी ये कोलैबोरेशंस कर सकती है, जिनकी वजह से इन कंपनीज की ग्रोथ और एक्सपेंशन काफी हद तक हो सकती है। एफिशिएंट स्टाफ, यस, इनका स्टाफ जो है एफिशिएंट होता है बिकॉज जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, इन पे सिविल सर्विसेज के रूल अप्लाई नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि सिविल सर्विसेज के रूल वाले जो ऑफिसर्स होते हैं दे आर नॉट कैपेबल, दे आर ऑल्सो वेरी कैपेबल। इतना ज्यादा हाईली क्वालिफाइड जो एग्जाम, इतना ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम जब वो क्लियर करते हैं, दे आर वेरी वेरी क्वालिफाइड। बट कंपनीज जो है उनकी वर्किंग के लिए बहुत सारे अलग अलग चीजों का जो मतलब एक्सपर्ट्स हैं वो चाहिए होते हैं। तो जिस जिस तरह के एक्सपर्ट्स इनको रिक्वायर्ड होते हैं उस तरह के एक्सपर्ट्स को ये हायर करते हैं एंड अकॉर्डिंगली अपने बिजनेसेस को क्या करते हैं, ये रन करते हैं। तो ये हमारे कुछ मेरिट्स थे। बट अगर मेरिट्स है तो अदर साइड ऑफ द कॉइन क्या है, डीमेरिट्स भी है। सबसे पहली बात, ऑटोनॉमी ऑन पेपर। भाई जहां पे गवर्नमेंट का स्टेक ज्यादा है, गवर्नमेंट की ओनरशिप है, तो थ्योरेटिकली तो कहने में बहुत अच्छा लगता है कि यार गवर्नमेंट जो है ना इनको खुली छुट्टी दे रही है, गवर्नमेंट इनको फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है, बट ये ऑन पेपर ही है, ये थ्योरेटिकली है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो सरकार काफी ज्यादा इंटरफेरेंस जो है कंपनीज में करती है। एट द एंड ऑफ द डे 51% ओनरशिप है कम से कम। तो अगर 51% ओनरशिप है, कोई ओनर होगा, आप जितना मर्जी कह लो,
अगर कोई ओनर है, ओनर ने काम को छोड़ा हो ना किसी के सिर पे, तो ओनर एट द एंड ऑफ द डे मेजर डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा, और एट द एंड ऑफ द डे मेजर डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट का से रहने ही वाला है। देन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये जो गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं दे आर सब्जेक्ट टू मिनिस्टीरियल कंट्रोल्स, तो डेफिनेटली जो मिनिस्टर्स एसोसिएटेड होते हैं, कंसर्न होते हैं पर्टिकुलर कंपनी से, वो मिनिस्टर्स है वो पॉलिटिकली इंटरफेरेंस जो है वो दिखाते रहते हैं। कहने को लगेगा कि हाँ इनको ऑटोनॉमी मिली हुई है, बट द एंड ऑफ द डे मिनिस्टर्स लोग जो है वो इसमें काम करेंगे, बार बार देखेंगे, चेकिंग्स भी करेंगे, उनकी सारी अकाउंटेबिलिटी भी होगी, मतलब बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट के पास इनकी रहेंगी। बोर्ड पैक्ट विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, अब कितने सारे जो डायरेक्टर्स है, जैसे हमने कहा था कि जो मेजोरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का जो सारा जिम्मा है वो सरकार का है, तो अगर सरकार का जिम्मा है तो एट द एंड ऑफ द डे जो डायरेक्टर्स हो गए ना वो सरकार को खुश करने के लिए ज्यादा काम करेंगे रेदर देन वर्किंग ऑन द एक्चुअल थिंग्स। उनको लगेगा कि गवर्नमेंट को अगर हम खुश करते रहेंगे ना कहीं उनको किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट मिलता रहेगा, चाहे वो प्रमोशंस हो, चाहे वो सैलरी हाइक्स हो, चाहे वो और तरह की बोनसेस हो, तो एट द एंड ऑफ द डे तो ओरिजिनल पर्पस है किसी भी कंपनी को चलाने का वो क्या हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा। तो जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, जिससे कंपनी की एफिशिएंसी और कंपनी के मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ये कुछ हमारे डीमेरिट्स थे। अब देखते हैं जी मल्टीनेशनल कंपनी क्या है। मल्टीनेशनल वो कंपनीज होती है जिनका हेड ऑफिस एक कंट्री में है बट ये मल्टीपल कंट्रीज में काम कर रही होती है, ऐसी कंपनीज होती है मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मल्टीनेशनल कंपनीज इज अ कंपनी व्हिच ऑपरेट्स इन एडिशन टू कंट्री इन व्हिच इट इज इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब जिस कंट्री में ये स्टार्टिंग हुई है उससे ज्यादा कंट्रीज में ये ऑपरेट कर रही होती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ओरिजिन कहां पे हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। कोका कोला अगेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सैमसंग साउथ कोरिया। नेस्ले स्विट्जरलैंड। क्या आपने माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट इंडिया में देखा है? क्या आपने कोका कोला इंडिया का प्रोडक्ट देखा है ब्रांच? क्या आपने सैमसंग इंडिया में देखा है? बिल्कुल। क्या आपने नेस्ले इंडिया के प्रोडक्ट्स देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं। ये क्या है, उनकी ब्रांचेस बन जाती हैं। मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज जरूरी नहीं है कि जिस कंट्री में इनका ओरिजिन हुआ है उस कंट्री में ही काम करेंगे, ये अलग अलग कंट्रीज में जाके काम कर सकते हैं बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ये। और भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है। आप कितनी गिनती, मैकडॉनल्ड्स देख लो, ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। कहां पे स्टार्ट हुई थी? अमेरिका में स्टार्ट हुई थी। आज कितनी कंट्रीज में मैकडॉनल्ड्स का एग्जिस्टेंस है। केएफसी देख लो, डोमिनोज देख लो, पिज्जा हट देख लो, ये बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है। इनका एग्जिस्टेंस, इनकी स्टार्टिंग एक कंट्री में होती है और काम मल्टीपल कंट्रीज में चलता है। नाउ फीचर्स क्या है? जाइंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल। इनका जो साइज है, इनका जो कैपिटल साइज है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत ज्यादा होता है। कई केसेस में तो कई कंट्रीज का जो साइज होता है, मार्केट साइज होता है वो कंपनीज का, वो दूसरी कंट्रीज जो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज है उनके जीडीपी से भी ज्यादा होता है। मैं फॉर एग्जांपल अमेज़न की बात करता हूं। अब अमेज़न जो है ना, अमेज़न का मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इनका जो रेवेन्यू है ना, अगर देखा जाए तो 600 बिलियन यूएस डॉलर के अराउंड था। 600 to 650 बिलियन यूएस डॉलर के अराउंड था रेवेन्यू। पाकिस्तान का जीडीपी कितना है? 350 बिलियन यूएस डॉलर। अब कंपेयर करो एक मल्टीनेशनल कंपनी और एक देश पाकिस्तान, जो ऑल्दो हमेशा ही क्या करता है, पैसा मांगता रहता है। उनका जीडीपी कम है एक कंपनी से, एक मल्टीनेशनल कंपनी से। तो बहुत बड़े बड़े साइज की कंपनीज है। एनवीडिया देख लो, उसके बाद अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इवन टेस्ला, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है कि इनके रेवेन्यू के जो परसेंटेज होते हैं, इनके रेवेन्यू के जो वॉल्यूम होता है वो कई डेवलपिंग कंट्रीज की जीडीपी से ज्यादा होता है। सेकेंड वन इज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। The branches of MNCs are spread in different countries. अलग अलग कंट्रीज में ब्रांचेस स्प्रेड होती है, बट मेजर जो इनका काम होता है वो इनके हेड ब्रांच में होता है, हेड ऑफिस में होता है। जो हेडक्वार्टर्स होते हैं इनके मेन कंट्री में, वहां पे मेजर डिसीजन मेकिंग जो है वो की जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी, यार पैसा ही इतना ज्यादा है इनके पास, जितनी चाहे मर्जी एडवांस टेक्नोलॉजी ये यूज कर सकते हैं।
पैसा ज्यादा होगा तो डेफिनेटली रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम किया जाएगा, और इस वजह से ये बहुत ज्यादा पैसा भी कमाते हैं। आप Amazon की एग्जांपल देख लो, आप टेस्ला की एग्जांपल देख लो, इनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, बहुत पैसा है इनके पास, तो बहुत सारा पैसा ये लगाते रहते हैं और ये वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं क्लास प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट इनोवेशन, बहुत सारे इनोवेशन ये रेगुलरली करते रहते हैं बिकॉज इनके पास हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारा पैसा लगाया जाता है। अब अगर आप सैमसंग के फोन की बात करें, सैमसंग का जो S सीरीज है, अब उसका कैमरा क्वालिटी कितना अच्छा है भाई, कमाल का कैमरा क्वालिटी है उस फोन का, ऐसे थोड़ा ना बन गया, कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया होगा, कितना उस पर काम किया होगा इन लोगों ने कि इतना अच्छा जो मोबाइल फोन कैमरा है वो कर दिया। आईफोन कितना अच्छा है, कितना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगता है एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए, क्यों लगता है? बिकॉज इनके पास टीम्स है, इनके पास पैसा है, ये रेगुलरली वर्क करते रहते हैं ताकि लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते रहे। फिर अगर बात करें एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, मार्केटिंग स्किल्स इनका बेस्ट है, तो एमएनसी का जो एक्सेस है वो इंटरनेशनल मार्केट में होता है और ये एक से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट करते हैं। आई रिमेम्बर जब आईफोन पहला आया था, जो टच था, तो उस टाइम पे जब उसको प्रेजेंट किया जा रहा था, तो प्रेजेंट करने के लिए क्या कहा गया कि आप जो बटन्स वाले फोन है उससे बोर नहीं हो चुके हो। अगर आपका फोन इतना है तो उसमें आधी स्पेस तो बटन ही लेके जा रहे हैं और आधी स्पेस में आपकी स्क्रीन है और बटन का आप लगातार यूज कर रहे हो, डिफिकल्टी नहीं हो रही, छोटे छोटे से बटन है। तो व्हाट दे डिड कि अगर यहाँ से बटन ही हट जाए, पूरी की पूरी स्क्रीन ही हो जाए जैसे कंप्यूटर्स में है, तो मतलब क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अब Amazon जो है वो प्राइम मेंबर को क्या कहता है कि आपकी जो डिलीवरी है प्रोडक्ट की वो बहुत जल्दी कर देंगे, अगेन मार्केटिंग स्किल। ढेर सारे, जियो ने क्या किया था, जियो ने क्या किया, रिलायंस टू बी स्पेसिफिक, ऑब्वियस ही बात है ये भी अलग अलग नेशंस में काम कर रही है, तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया। तो क्योंकि पैसा है तो तभी कर सकते हैं, अगर पैसा ना होता तो नहीं कर सकते। ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स, ओलिगोपोलिस्टिक पावर का मतलब है कि पावर जो है वो कुछ कंपनीज के हाथ में होता है। इनके जाइंट साइज की वजह से जो एमएनसीज होते हैं ये डोमिनेटिंग पोजीशन करते हैं, जैसे छोटी कंपनीज ऐसे होंगी और जाइंट साइज कंपनी इसके साइज की होगी, बड़ी कंपनीज होगी, कोक होगी, पेप्सी होगी, पूरी दुनिया में इनका मार्केट फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है? ओलिगोपोली, इनके पास पावर है। इनके कंपटीशन में बहुत कम सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज जो है वो अवेलेबल है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर ताकि अपनी सेल्स जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इंक्रीज कर सके। अलग अलग तरीके की इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज चलती है, अलग अलग तरीके से इसको प्रोडक्ट अपने सेल को इंप्रूव करने में लगे रहते हैं। फॉरेन कोलैबोरेशन, जिस टाइम इनको लगता है कि यस देयर इज अ टाइम, देयर इज अ नीड कि हमें किसी ना किसी फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना है, ये करते हैं। फॉर एग्जांपल काफी सारी अगर कंपनीज देखी जाए तो इंडिया में उन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है। अब स्टारबक्स की बात करें तो स्टारबक्स कॉर्पोरेशन ने इंडिया में टाटा कंज्यूमर जो है कंपनी, उसके साथ कोलैबोरेशन करके स्टारबक्स टाटा वेंचर जो है स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आप स्टारबक्स में देखो तो वहां पे टाटा वेंचर लिखा होगा, बिकॉज देयर इज अ कोलैबोरेशन ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी दैट इज स्टारबक्स अलोंग विद इंडियन कंपनी टाटा कंज्यूमर। इस तरह वो कोलैबोरेशन करके क्या करते हैं, अपनी सेल्स को इंक्रीज कर देते हैं और अपने ब्रांड नेम को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। पर ध्यान में रखा जाए कि एमएनसीज को अलाउ तभी किया जाए कि अगर एमएनसीज इंडिया में, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ये ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स लेके आए। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स मतलब एसेट्स क्रिएट करें। एसेट्स क्रिएट करेंगे तो इस देश की, हमारी देश की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। प्लस ये जो भी प्रोडक्ट्स एमएनसीज लेके आती है ये हाई एंड टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स होने, जैसे कम्युनिकेशन वगैरह में लग गए उस तरह से। और इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज को सपोर्ट मिलना चाहिए, ना कि इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज को इतना ज्यादा बड़े लेवल पर कंपटीशन मिल जाए कि इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज जो है वो खराब हो जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीनेशनल कंपनी। लास्ट वन जो हमारा बचता है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या होता है
It describes a government service or private business venture which is funded and operated through a partnership of government and one or more private sector companies. मतलब ultimately at the end of the day सरकार का मतलब गवर्नमेंट कंपनी का और प्राइवेट का क्या होता है, कोलैबोरेशन होता है जिसमें वो क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर शुरू करते हैं जिसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। अब एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, अगर आप में से दिल्ली गए हो तो दिल्ली मेट्रो का ना एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है। अब ये किसके बीच में एक कोलैबोरेशन था, ये था दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो कि एक गवर्नमेंट का ही है और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इनके बीच में कोलैबोरेशन हुआ और फॉर्मेशन किसका हुआ, दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। यू नो इसके बीच में कुछ प्रॉब्लम भी आई थी, इसके रिगार्डिंग इसकी न्यूज काफी ज्यादा हुई थी दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने पैसा डिमांड किया है, तो ऐसा कुछ। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये काम करते हैं इस तरह से तो पैसा किसको मिलता है, पैसा कौन कमाता है। अब अल्टीमेटली समझो, पैसे वाला खेल समझो क्या है। अब यहाँ पे टिकट की सेल होगी मेट्रो स्टेशन पे, सारा पैसा किसके पास जाएगा, प्राइवेट वाले के पास। यहाँ पे कोई ना कोई शॉप्स जो है वो लगेंगी, पैसा किसके पास जाएगा, प्राइवेट के पास। यहाँ पे कियोस्क लगेंगे, पैसा किसके पास जाएगा, प्राइवेट के पास। अगर मान लो इस है जो सरकारी कंट्रोल के अंडर है तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सरकार को कहेगा कि हमें जमीन दे दो, हम यहाँ पे डेवलपमेंट कर देते हैं, घर वगैरह बना देते हैं, यहाँ पे लोग रहेंगे, जो रेंट आएगा उससे भी हम इनकम कमा लेंगे। ऐसा भी हो सकता है। साथ ही साथ सरकार इनको कह सकती है कि कोई बात नहीं, आप कुछ पैसा कुछ सब्सिडीज के फॉर्म में पैसा हमसे ले लो, ऐसा भी हो सकता है। बट क्वेश्चन आता है सरकार को क्या फायदा है इसका। देखो सरकार को मिलना है कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न। सरकार को देखो डायरेक्टली ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा, बट इनडायरेक्टली देखो कितना बेनिफिट हो रहा है। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, दूसरा जिन भी लोगों को यहाँ पे काम मिला हुआ है इनकम कमाएंगे, इनकम कमाएंगे तो सरकार को टैक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। देन जो टिकट सेल करेंगे जीएसटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जब प्रोडक्ट सेल करेंगे क्या उस पर टैक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मोर ओवर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा उस एरिया का डेवलपमेंट हो गया तो उसका अल्टीमेट बेनिफिट किसका है, सरकार का है। और कुछ साल बाद ये जो प्रॉपर्टी है वो सरकार को भी ट्रांसफर हो सकती है, तो बनी बनाई चीज है वो सरकार को मिल जाएगी। तो इस तरह से बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स। द पब्लिक पार्टनर इन ट्रिपल बी, मतलब सरकार एज अ पार्टनर। पब्लिक पार्टनर इन ट्रिपल बी मॉडल आर गवर्नमेंट एंटिटीज जो कि मिनिस्टर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, म्युनिसिपैलिटीज और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज हो सकते हैं। प्राइवेट पार्टनर कैन बी लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट विद टेक्निकल और फाइनेंशियल एक्सपर्टीज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। सिंपल है। रोल क्या है पब्लिक सेक्टर का, it ensures social obligations are fulfilled and public investments are successfully met. At the end of the day, public private partnership बेसिकली किस लिए की जाती है, ताकि जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, सोशल पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट्स की जा रही है उनको फुलफिल किया जा सके। जैसे ये जो मेट्रो वाली है ना, ये सोसाइटी के लिए कितनी अच्छी है। मेट्रो की वजह से दिल्ली में अगर हम बात करें, एक तो थोड़ा बहुत पोल्यूशन की बात करें या फिर ट्रैफिक की बात करें, तो कितना बचाव हुआ है। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है, इनका मेजर रोल है कि ये अपनी एक्सपर्टीज को यूज करेंगे ताकि उस प्रोजेक्ट को अच्छे से ऑपरेट किया जा सके, मैनेज किया जा सके और इनोवेशन प्रोवाइड की जा सके बिजनेस को इफेक्टिवली रन करने के लिए। कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस, कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस की अगर हम बात करें तो इसमें किस तरह से कॉस्ट होती है। देखो कुछ केसेस में तो जो कॉस्ट है सर्विस को यूज करने की वो कंप्लीटली बॉर्न की जाती है बाय द यूजर। अब मेट्रो यूज करनी है तो मेट्रो यूज करने के लिए टोकन लेना पड़ेगा, टिकट लेनी पड़ेगी। वो टिकट का पैसा कौन लेगा, कौन देगा, जो सर्विस ले रहा है, जो यूजर है। कई केसेस में जो कॉस्ट है वो बॉर्न की जाती है होली और पार्टली बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। अगर कुछ आगे देखें, प्रोविजंस ऑफ कैपिटल सब्सिडीज। यस, कई बार क्या होता है कि इन प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ सब्सिडीज वाला काम दिया जाता है एज अ वन टाइम ग्रांट, ताकि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो आए। सरकार स्टार्टिंग में कह देगी कि हम आपको इतना सब्सिडी देंगे, आप आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। जैसे अगर मान लो सरकार ने कोई हाईवे बनाना है तो हाईवे के लिए सरकार ने टेंडर पास किया, टेंडर में प्राइवेट कंपनी को कह दिया कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी आती है तो हम उनको इतना परसेंट 10% का सब्सिडी दे देंगे, वन टाइम सब्सिडी विल बी देयर।
तो क्यों करेंगे? क्योंकि अट्रैक्ट करना है उनको। और मोर ओवर सरकार उनको कुछ रेवेन्यू सब्सिडी भी दे सकती है। रेवेन्यू सब्सिडी का मतलब क्या है भाई? टैक्स कम कर दो, टैक्स में थोड़ी बहुत रिबेट दे दो, तो इस तरह की रेवेन्यू सब्सिडी जो वो भी मिल सकती है। शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, जो भी एग्रीड रेशियो, इट डिपेंड्स किस तरह से एग्री करते हैं वो, कुछ भी हो सकता है, तो इसमें कुछ हम कुछ खास कह नहीं सकते। नाउ पर्टेनिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स, हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में ये जो ट्रिपल पी मॉडल होता है वो वर्क करता है। प्राइमरली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करने के लिए, जो कि पब्लिक वेलफेयर होता है, जैसे दिल्ली मेट्रो वगैरह हो गया, या फिर रोड्स बना दिए, या हॉस्पिटल्स बना दिए, या स्कूल्स बना दिए, ऐसे जो हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे लोगों का बहुत बेनिफिट होने वाला है, ये वाला। ना प्रॉब्लम क्या है ट्रिपल पी की? देखो प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है ना, उनको काफी अच्छा रेट ऑफ रिटर्न जो है मिल जाता है, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड से भी ज्यादा होते हैं। बल्कि जो मेजोरिटी ऑफ द रिस्क है वो कौन बियर करता है? वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ही बियर करते हैं। तो विद दिस हमारा ट्रिपल पी मॉडल भी कंप्लीट हुआ। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर कोई आपका डाउट है, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।